सिटीजन ऑफ पाकिस्तान में कहता हूँ, चीखें निकली हुई हम लोगों की। हाँ जी, काश मैं ये आपके बारे को अच्छा जवाब मेरे पास होता। रिलीफ तो अभी दूर दूर तक नहीं है। खबर फैला दीजिए कि माशाल्लाह के आफेटिया से हम लोग निकल गए हैं, पैसे ही पैसे हो जाना, एक्सपोर्ट होनी है, ये हो जाना, वो हो जाना। पेट्रोल अभी 30 रुपए कम से कम और बढ़ेगा। मेरा ख्याल है कि ज्यादा भी हो सकती है बात। पाकिस्तान का FATF की ग्रे लिस्ट से निकलते निकलते रह जाना। पॉलिटिशियंस है वो एक दूसरे को कंग्रेचुलेट कर रहे थे और उसके बाद जब सबको पता चला कि खबर ही फेक है। अमेरिका जो है उसको जो यूं कहिए गर्मी है हम पे, इस वक्त हमें उसकी शिद्दत का अंदाजा पता नहीं क्यों नहीं हो रहा, अभी तक नहीं हो रहा। ये फेक न्यूज़ पहले स्प्रेड की गई, उसके बाद डिक्लेयर हुआ, तो ये तो बहुत ज़्यादा इंटरनेशनल लेवल पे भी बहुत ज़्यादा हमारी जो है बदनामी हुई कि ये गवर्नमेंट जो है इनके पास कोई प्लान नहीं है, कोई तरीका नहीं है, कोई रेमेडी नहीं है, कोई सोच और ख्याल ही नहीं है कि ये महंगाई का प्रॉब्लम कैसे टैकल करना। कहता है ये फाटैफ का मसला सही करो पहले बच्चू, ये तुम लोगों ने किया है। जो लॉबिंग की गई वो इंडिया की तरफ से भी लॉबिंग की गई कि अगर इतनी जल्दी ये फैसला किया जा रहा है तो अभी पाकिस्तान को ना निकाला जाए इस लिस्ट से। जी बिल्कुल, उनकी आखिरी मिनट तक यही कोशिश थी कि इस फैसले को जितना डिले किया जा सके किया जाए और फौरी तौर पर पाकिस्तान के हवाले से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात की जा रही है वो ना की जाए। तो बहुत बड़ा मसला, FATF से पाकिस्तान निकल गया। पहले ये खबर फैली और उसके बाद एक जश्न का समा, खूब सेलिब्रेशंस हुई, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता लोगों को पता ये चलना शुरू हुआ कि पाकिस्तान अभी भी ग्रे लिस्ट में है। इदारे होते हैं, चाहे अक़वाम मुत्तहिदा हो, यूरोपियन पार्लियामेंट हो या फाटफ हो, वहाँ पे लॉबिंग बहुत हर ममालिक की अपने लॉबिंग होती है, सफारतकारी होती है। पाकिस्तान ने भी इस हवाले से इस दफ़ा बेहतर सफारतकारी की है, लेकिन इंडिया भी एक यहाँ पे फाटफ में हम देखते हैं कि एक मजबूत मुल्क के तौर पर है, उनके साथ बहुत से अलाई ममालिक है। तो लाजमी बात है कि हमारे हमसाया ममालिक की हमारे खिलाफ जो है वो लॉबिंग भी करेंगे और वो उस फैसलों पे असरअंदाज होने की कोशिश करते आए भी हैं और कर भी रहे। अच्छा, तो आप ये समझते हैं कि जो लॉबिंग की गई वो इंडिया की तरफ से भी लॉबिंग की गई कि अगर इतनी जल्दी ये फैसला किया जा रहा है तो अभी पाकिस्तान को ना निकाला जाए इस लिस्ट से। जी बिल्कुल, उनकी आखिरी मिनट तक यही कोशिश थी कि इस फैसले को जितना डिले किया जा सके किया जाए और फौरी तौर पर पाकिस्तान के हवाले से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात की जा रही है वो ना की जाए। उन्होंने अपने तौर पर अपने लॉबिंग की ग्रुप के हवाले से इस फैसले पे असरअंदाज होने की कोशिश की है। कि पाकिस्तानी मीडिया जो है वो ये चला रहा था कि ये अप्रूव हो गया, ये हो गया है, कुछ और कंट्रीज का मीडिया जो है कुछ और चला रहा था, ये क्या कॉन्फ्लिक्ट बीच में आया? देखिए, फाटफ के हवाले से एक चीज बहुत तो है कि जब तक फैसला नहीं होता, जब तक प्रेस रिलीज नहीं आ जाती, कोई भी खबर नहीं दी जा सकती। आप ये खबर तो दे सकते हैं कि पाकिस्तान के ग्रे लिस्ट से निकलने की उम्मीद है, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से निकल गया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले हम देख रहे थे कि सुबह से पाकिस्तानी मीडिया में जश्न मनाया जा रहा था कि पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से निकल गया। पाकिस्तान का ग्रे लिस्ट से निकलना या निकलने की उम्मीद, ये दो मुख्तलिफ चीजें हैं। उस हवाले से फाटफ के कुछ अहदेदारान का कहना था कि पाकिस्तानी मीडिया की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी उन्होंने अपनी पूरी तरीके से अदा नहीं की, गलत खबरें चलाई और इस हवाले से फाटफ के फैसलों पे ये असरअंदाज होने की एक तरह की कोशिश थी कि जो कि गलत थी और उस पर उन्होंने पाकिस्तानी वफद से भी बात की और पाकिस्तानी वफद ने उनको ये बताया कि पाकिस्तानी मीडिया अपने तौर पे ये चला रहा है, हमारे सरकारी वफद की तरफ से कोई भी ऐसे बयानबाजी नहीं की गई है। क्या इसकी वजह आप ये समझते हैं कि उनके ऊपर कुछ प्रेशर्स थे, वो खुद ऐसा समझते हैं, या क्योंकि पाकिस्तान ने जो अमल दरामद है उसमें इतनी देर लगाई और क्योंकि वहां पे लॉबीज भी मौजूद है, जैसा कि आपने कहा मुख्तलिफ मुल्कों की इंडियन लॉबी बहुत स्ट्रॉन्ग वहां पर समझी जाती है और वो वहां पर प्रेशर डाल भी सकती है, तो क्या आप समझते हैं कि इस तरह के अवामिल भी शामिल रहे होंगे इसमें? जी बिल्कुल, अक्टूबर में हम फाटफ के ग्रे लिस्ट से निकल जाएंगे, लेकिन हमें सफारतकारी पे खुसूसी तवज्जो देना होगा और यूरोपियन यूनियन को और दूसरे दोस्त ममालिक को इस हवाले से एंगेज करना होगा। हम यहाँ पे अगर हम ये कह लें कि अब हमारी सफारती कामयाबी हो गई और हम खामोश रहें तो ये आगे जाके हमारी मसाइल का सबब बन सकते हैं। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के साथ फिर आपको इकोनॉमी की बात करते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात करते हैं, एनर्जी नीड्स की बात करते हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करते हैं। अब बात यह है कि जहाँ पे वो स्टेबिलिटी जो है वो आके नहीं दे रही,
अच्छा, झूठी खबरें जो हैं वो इस तरह से फैलाई जाती हैं कि उसका इम्पैक्ट पड़ता है डॉलर पे, उसका इम्पैक्ट पड़ता है स्टॉक्स पे, उसका इम्पैक्ट पड़ता है इन्वेस्टमेंट पे और नुकसान होता है पाकिस्तान का। लेकिन गवर्नेंस की ये हालत है कि वो झूठ बोलने वाला चैनल है एयरवाई, वो दबा के झूठ बोलता है और वो मतलब वज़ीर जो है वो अपनी सफाइयाँ देने में लगे होते हैं अपने जी। सोशल मीडिया अकाउंट्स पे, वो कुछ नहीं बिगाड़ सकते झूठे चैनल का। तो अब एक ऐसी हुकूमत, एक ऐसा सोसाइटी जहाँ पे लोड शेडिंग का ये हाल है, जहाँ गवर्नेंस का ये हाल है कि एक कोई भी गुंडा उठ के न्यूज़ चैनल खोले और लोगों को ब्लैकमेल करना शुरू कर दे और अदालतें जो हैं वो खामोश रहें, निज़ाम-ए-इंसाफ बिल्कुल खामोश रहे। तो ऐसे माशरे में तो जो मौजूद है सरमायादार, वो भी ज़ाहिर है कि निकलने के ख्वाब देखेंगे, भागने के ख्वाब देखेंगे। ये है कि ठीक है, पाकिस्तान एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट से भी निकला नहीं है, लेकिन वो जो एफएटीएफ की जो टीम बैठी थी बर्लिन में, उन्होंने ये कहा है कि हम एक ऑन साइट विजिट करेंगे और फिर पाकिस्तान को जो है वो फॉर्मली जो है वो निकाला जाएगा। निहा, जो पहला सवाल बनता है वो ये है कि हम इधर पहुंचे कैसे? Who brought us here? ये क्वेश्चन है कि हम एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में कैसे आए। ये एंटी मनी लॉन्ड्रिंग के जो रिलेटेड लॉज हैं, टेरर फाइनेंसिंग के जो लॉज हैं, ये दो बेसिक पॉइंट थे जो जारी बात है सारा टाइम पाकिस्तान को हॉन्ट करते रहे। 2018 से लेके 4-5 साल गुजर गए और आप इमेजिन करें कि पाकिस्तान को तकरीबन $38 बिलियन से ज्यादा का नुकसान हुआ है। इन टर्म्स ऑफ हमारी जीडीपी ग्रो बेहतर कर सकती थी, हम बहुत ज्यादा तरक्की कर सकते थे, लेकिन क्योंकि हमारे सारे का सारा बैंकिंग रिजीम जो है वो आउटडेटेड था, हमारी सारी की सारी जो फाइनेंशियल अपरेटस है उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क लग गया, क्योंकि हम जो है वो अगर आप पाकिस्तान में कोई पैसा आ रहा है या पाकिस्तान से पैसा जा रहा है तो जो बैंक से वो ज्यादा टाइम लेते थे। ये तो भला हो अमेरिका का जिसने हमें इन सारी चीजों में फंसाया, उसने कहा भाई ये अफगानिस्तान से अब हम जा रहे हैं, आप तालिबान को टेबल पे नहीं लेके आ सके प्रॉपरली, आप तालिबान से वो नहीं करवा सके जो आपको चाहिए था करने, तो हम आपको जरा आप थोड़ा सा जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं और जो जिसे कहते हैं ना कि जो इंस्टीट्यूशनल जो रिजीम्स जो है उन जो रिजीम्स हैं उनमें थोड़ा फंसाते हैं। तो उन्होंने फिर हमें जो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन से उनके तहत उन्होंने हमें वहां पर डाल दिया और फिर हमारी वो सब कुछ करके जान छूटी जो हमें आज से 10 साल पहले कर लेना चाहिए था। हम समझते थे ये क्या है, कोई फर्क नहीं पड़ता अगर यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के रेजोल्यूशन है। और भारत को ये एडवांटेज था, भारत जहां भी जाता था ये कहता था देखें जी ये यूएन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन को इंप्लीमेंट नहीं करते, ग्लोबली डेजिग्नेटेड टेररिस्ट पाकिस्तान में मौजूद है, तो बड़ा नुकसान हुआ पाकिस्तान का। क्वेश्चन तो ये है कि इस सवाल का भी जवाब दिया जाए कि क्यों, कौन थे वो लोग या किन किन लोगों की नालायकियों की वजह से इन लोगों को सजाएं ना हुई और पाकिस्तान को नुकसान हुआ। और जैसे मैं पहले कह रहा था अरबों डॉलर का नुकसान हुआ, हमारे बैंक्स पूरी दुनिया में ऑपरेट न कर सके। रिसेंटली आपको पता है कि अमेरिका में न्यूयॉर्क के अंदर आई थिंक पाकिस्तान के एक नेशनल बैंक को पेनल्टी पड़ी है। आपको लगता है कि हमारी डायरेक्शन में कोई तब्दीली आएगी या हमारी इकोनॉमी बूस्ट होगी इसके बाद? क्या इसमें देखें डायरेक्शन में तब्दीली तो आई है, उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान ने ये फैसला किया है कि ये जो नॉन स्टेट एक्टर हैं या जो जिहादी तंजीमें थी इनका इस्तेमाल बंद किया जाना चाहिए। दिस शुड नॉट बी ए पार्ट ऑफ द स्टेट पॉलिसी, नहीं होना चाहिए। माजी में ये रहा है क्योंकि अभी हमने इन लोगों से इंगेज कर लिया है। एक वक्त था हमने तालिबान बनाए और हम ये कहते थे ये जो वेस्टर्न बॉर्डर पे जो नॉन स्टेट एक्टर है ना, ये जो है ना वो ये ठीक है, ये बनने चाहिए उस वक्त, और बनाए। फिर हमने वो खत्म किए और बड़ी मुश्किल खत्म किए, जाने दे के नुकसान करके मुल्क की तबाही मचा के वो हमने खत्म किए।